नमस्ते फ्रेंड्स। मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी नारी हृदय। करमबीर सिंह आगरे में थानेदार थे। थानेदारी करते हुए वे सच बोलना उनका नियम था। दुखी को देखकर उनका दिल तड़प उठता था, सुखी को देखकर वे सुखी हो जाते थे। मगर उनका कोई लड़का न था, इसलिए वे दुखी रहते थे। पर उनकी एक लड़की थी, उसका नाम प्रभा था। थानेदार साहब सोचते थे कि इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगा जो मेरे पास रहे। करमबीर सिंह की पत्नी का नाम शांति था। वह कहती, लड़की से किसी का घर बसा है कि आपका ही बसेगा। करमबीर सिंह कहते, क्यों घर नहीं बसता? लड़के को अपनी लड़की दूंगा और अपनी दौलत भी दूंगा, तब वह मेरे पास क्यों न रहेगा। आगरे के निकट ही एक गांव में गरीब सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। जब थानेदार साहब गरीब सिंह के यहाँ जाते तब वे उनकी खूब दावतें करते। जब फसल की कोई अच्छी चीज़ होती तब वे थानेदार साहब को ज़रूर भेजते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। इत्तेफाक से उनके ख़ानदान में 3 ही आदमी थे। एक स्वयं, दूसरी निर्मला, तीसरा विजय सिंह लड़का। विजय की आयु 12 वर्ष की थी। लड़का खूबसूरत और भरे हुए बदन का था। उसका चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी आँखें, लंबी नाक और ऊंचे पेशानी थी। चेहरे से शराफत टपकती थी। जो आदमी देखता वही कहता कि लड़का ऊंचे खानदान का है। माँ बाप की आंखों का तो पुतला ही था। जमींदार साहब का खर्च लंबा था। 10-5 मेहमानों का खाना अंदर रोज ही रहता था और 2-4 का बाहर। कर्ज लेना रईसों की शान है, इससे वे कैसे बचते। 2 घोड़े और एक तांगा रख छोड़े थे। लगनों के दिन वे 2-4 आदमी विजय की शादी के लिए सिर पर सवार हो जाते। ठाकुर साहब खाते सब ही करते, पर जवाब सबको साफ ना में देते। उनका इरादा था कि विजय बीए पास हो जाए तब शादी करूं। विजय को थानेदार साहब पसंद तो करते थे, मगर इसलिए नहीं कुछ कहते कि जमींदार का लड़का है और इकलौता है, वह उनके घर पर कैसे रह सकता है। इन्हीं दिनों शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ। गरीब सिंह को बुखार आ गया। पहले तो बुखार हल्का रहा, पर रात को 9 बजते बजते खूब जोरों का हो आया। गिल्टी भी निकल आई और वे बकझक करने लगे। अब तो निर्मला का माथा ठनका। दिल थाम कर वह उठी और रंज में आदमी की ताकत भी जवाब दे देती है। खुशी में जो आदमी काम कर लेता है वह रंज में नहीं होता। विजय के पास जाकर बोली, बेटा तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब है, जरा बाबू करमबीर सिंह को बुला लाओ। कहना अपने साथ डॉक्टर सिन्हा को लेते चलिए, 1 मिनट की देर न करना। विजय चला गया तो निर्मला अंदर गई और पति की सेवा करने लगी। कभी गिल्टी सेकती, कभी पंखा झलती, कभी रोती। उस वक्त उसकी हालात पागलों की सी हो गई थी। विजय सिंह कुछ देर बाद करमबीर सिंह और सिविल सर्जन को लेकर आए। द्वार पर सारे गांव के आदमी जमा थे। कोहराम मचा हुआ था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही गरीब सिंह परलोक के यात्री बन चुके थे। 13 दिन तक करमबीर सिंह रोज गरीब सिंह के मकान में जाते और निर्मला और विजय की खबर लेकर लौट आते। क्रियाक्रम हो जाने के बाद 14वें दिन निर्मला ने उन्हें अंदर बुलाया और रोकर बोली, देवर जी, आप यह बतलाइएगा कि अब थोड़ा कैसे पार लगेगा। आपके भैया तो बूझी नाव के बीच धार में छोड़कर चल ही दिए। करमबीर सिंह आंखों में आंसू भरकर बोले, ईश्वर सबका बेड़ा पार लगाने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप लोगों को कोई तकलीफ ना पावेगी। भाई साहब ने कुछ कर्ज तो नहीं छोड़ा,
मुझसे तो उन्होंने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया था। निर्मला ने सकुचाते हुए कहा, इसका हाल ना पूछिए बाबूजी। वह हमारे शर्म के किसी से अपने घर का हाल ना कहते, मगर आप तो जानते हैं उनका खर्च कितना बढ़ा हुआ था। भाई, कौन ऐसा अभागा दिन जाता है कि 10-5 अतिथियों का भोजन न बनता हो। चंदा मांगने वाले भी घेरे में रहते थे। जमींदारी में इतना नफ़ा कहाँ था, फिर खर्च पूरा पड़ता। जिस पर भी वे इतने दयालु थे कि असामियों पर जरा सी सख्ती करना उन्हें पसंद ना था। करमवीर सिंह ने कागजों को देखा तो होश उड़ गए। लकड़ी को धुन में अंदर से चाल डाला था। वे बड़ी गंभीर चिंता के भाव से बोले, मामला तो बेढब जान पड़ता है। निर्मला आपको तो मुनासिब समझ गए, वह करे। उन्हें तो जब रुपये की ज़रूरत पड़ती तब महाजनों से उधार ले लेते। कितनी ही बार समझा कर हार गया, पर मेरी बात को हंसी में उड़ा देते थे। करमवीर, उनका आशीर्वाद होगा तो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। उन्होंने तो यश छोड़ा है, पर जायदाद से कहीं अस्थाई है। महाजन पहले ही अधीर हो रहे थे। करमवीर सिंह ने उन्हें तसल्ली दी और जायदाद को अच्छे दामों में बेचकर सबका रुपया चुकता किया। केवल 30 बीघा बना रहा। तब करमवीर सिंह ने निर्मला से कहा, भावज महाजनों का कर्ज तो अदा हो गया और ईश्वर की कृपा से 30 बीघे ज़मीन भी बच गई। अब आपकी क्या राय है? इतने में 2-3 आदमियों का मोटा छोटा खर्च तो चल सकता है, लेकिन विजय बाबू की तालीम का खर्च नहीं चल सकता। अब आप जो कहे सो मैं करने के लिए तैयार हूँ। निर्मला बोली, लाला, मैं इसके आगे और क्या कह सकती हूँ कि विजय को आप अपने साथ ले जाएं। वह आपके साथ पढ़ता रहेगा। मेरा ईश्वर मालिक है। करमवीर बोला, आप भी तो मेरे पास रह सकती हैं। आखिर जब विजय बाबू चले गए तो आप अकेली कैसे रहेंगी? निर्मला बोली, लाला, मेरा यही रहना ठीक है। आप स्वयं सोच सकते हैं समय कितना बुरा है। लोग न जाने क्या समझेंगे। थानेदार बोला, जैसी आपकी मर्जी। चलो विजय बेटा, हम तुम साथ रहेंगे। निर्मला रोने लगी। आज मेरा पति होता तो इकलौते बेटा दूसरे के घर क्यों जाता। थानेदार भी रोते थे, इसलिए कि आज मेरा दोस्त होता तो इन लोगों पर ऐसी बला क्यों आती। उस दिन विजय और करमवीर सिंह चले गए। शांति ने पूछा, क्या आप निर्मला बहन को अकेली छोड़ आए? करमवीर बोला, तो और क्या करता। 30 बीघे ज़मीन बाकी बची है। उनका खर्च तो निकल जाएगा, पर विजय बाबू की तालीम का खर्च नहीं निकल सकता। इसी से उनको मैं साथ लेता आया हूँ। शांति बोली, अच्छा किया। प्रभा का दिल बहला रहेगा और ये भी पढ़ जाएंगे। करमवीर समय को नहीं जानता। उनके माँ बाप मरने का काबिल न थे। बेचारा कुछ करने ना पाया और बीच में ही चल दिया। जब यह सब बातें हो रही थी कि प्रभा स्कूल से आई। करमवीर ने कहा, प्रभा, आ बेटी आ, तेरे लिए एक साथी ले आया हूँ। अब तुम दोनों साथ साथ रहना और खुशी खुशी काम करना और पढ़ना। प्रभा बोली, बाबूजी, क्या विजय भैया मेरे ही साथ रहेंगे? प्रभा और विजय में बड़ा प्रेम है। दोनों के दिन आनंद से बीतने लगे। एक दिन विजय को घर आने में देर हुई। प्रभा रोनी सूरत बनाए माँ से बोली, अम्मा, भैया अभी नहीं आए। शांति बोली, आते होंगे तो घबराती क्यों है? प्रभा बोली, अम्मा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। शांति, क्यों, रुलाई क्यों आती है? जब तक वह नहीं थे तो कैसे रहती थी? प्रभा बोली, वे जब घर नहीं रहते थे तब ना जाने मेरा जी क्यों घबराने लगता। शांति बोली, आज विजय बाबू के आने पर कहूँगी। जब तुम्हारे आने में देर होती है तो प्रभा घबरा उठती है।
प्रभा बोली, नहीं अम्मा, उनसे यह कुछ न कहना। रात को जब 9 बजे गए तब विजय बाबू आए तो शांति ने कहा, आज तुम देर तक कहाँ रहे? प्रभा घबरा रही थी। विजय बोले, आज मेरे स्कूल के एक मास्टर तब्दील हुए हैं। आज 8 बजे की गाड़ी से उन्हें पहुंचा कर आया हूँ। प्रभा को बुलाकर। प्रभा घबराती क्यों थी? मैं कहीं गया थोड़े ही था, तू बड़ी पगली है। प्रभा बोली, नहीं भैया, अम्मा झूठ कहती है, मैं नहीं घबराती थी। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। एक रोज़ शांति ने पति से कहा, मैंने प्रभा के लिए वर चुन लिया। करमवीर बोला, मैं भी तो सुनूं, कौन वर चुन लिया? शांति ने हंसकर, यही विजय। मैं कई दिनों से यह बात सोच रही थी कि तुमसे कहती न थी। दौलत न सही, पर जहाँ रहेगा रोटियों का मोहताज न रहेगा। मेरा भी तो सब कुछ उसी का है। दोनों हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे। आपकी क्या राय है? करमवीर बोला, तुम्हारी राय हमें बहुत पसंद है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम नहीं मानती थी। शांति बोली, तब मैंने विजय को देखा कहाँ था? करमवीर बोला, देखो निर्मला क्या कहती है। शांति बोली, मेरे ख्याल से तो वह भी खुश होगी। निर्मला को जब यह शांति का पत्र मिला तब उसे पढ़कर खुश हुई और रोई और पति की याद आ गई। उत्तर में लिखा, लड़का तुम्हारा है, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। विजय बाबू बीए पास हो गए हैं। हर्ष की बात तो यह है कि प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। उन्होंने गोरखपुर में तहसीलदार मिली है। इस सप्ताह के उन्हें चार्ज लेना है। कल जाने की तैयारी है। सब लोग प्रसन्न हैं, मगर प्रभा दुखी है कि आज विजय चले जाएंगे। उसे पहले की तरह अकेला रहना पड़ेगा। प्रभा को रात दिन नींद नहीं आई। चित्त अशांत हो रहा था। बार बार अनिष्ट की चिंता हो रही थी। एक बार एक ऐसा बात मन में आया कि रोने लगी। विजय सिंह की आंख खुली तो वह क्या देखता है, प्रभा बैठी रो रही है। उसका सिर उठाकर वे बोले, क्या तुम रो रही हो? मैं तो हर महीने 2-4 दिन के लिए यहाँ आया करूँगा और खत तो रोज़ ही लिखूँगा। गोरखपुर है ही कितनी दूर। प्रभा ने तुरंत आंसू पोंछ डाले। बोली, रोती तो नहीं हूँ विजय, तो आंखें क्यों लाल है? प्रभा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, हर महीने आवेंगे ना? विजय मुझसे बिना आए रहा ही नहीं जाएगा। प्रभा ने बोला, सोचा कल ये बातें किससे होगी? किसके लिए वह सवेरे उठकर दूध गर्म करेगी और नाश्ता बनाएगी, और फिर कौन हंस हंस कर उसे खाएगा? यह सब सोचकर वह फिर रो पड़ी। विजय बोला, देखो प्रभा, तुम यूं रोओगी तो मैं गोरखपुर नहीं जाऊंगा। प्रभा बोली, क्या करूं, दिल मानता ही नहीं है। मैंने मन ही में, कोई कह रहा है कि तुम मुझे भूल जाओगे। विजय बोला, भला ऐसा हो सकता है? तुम्हें जीते जी नहीं भूल सकता। मेरी तबीयत तो खुद तुम्हें छोड़कर जाने को नहीं होती। क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें साथ लेते चलता, पर यहाँ बाबूजी और अम्मा कैसे रहेंगे? प्रभा की तो हिचकियाँ बधी थी। जवाब कौन देता? अंत में उसने मन संभाल कर कहा, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। विजय बोला, मेरे साथ चलोगी? प्रभा बोली, पिताजी और अम्मा जी से पूछ लो, वे क्या कहते हैं। विजय बोला, आज तो मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, तब बाबूजी से पूछूंगा। देखो, पत्र प्रतिदिन डालना, नहीं तो मेरा दिल न लगेगा। सवेरा हो गया, उठो, चलने की तैयारी करने दो, नहीं तो गाड़ी को देर हो जाएगी। घर के सब लोग जाग गए। रोना धोना शुरू हो गया। गाड़ी दरवाजे पर आ गई। नौकर असबाब रखने लगे। विजय बाबू सबसे मिले, सबके पैर छुए, सब लोगों से आशीर्वाद दिए। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर अशुभ समझकर कोई
रोता न था। जब वे प्रभा के कमरे में गए तब उनके पैर पर सिर रखकर रोई। विजय बाबू का दिल काबू में न रहा, उनको भी रुलाई आ गई। जब वे रो चुके तब हाथ मुंह धोकर बाहर निकले। गाड़ी चल दी। विजय के चले जाने के बाद प्रभा का दिल घबराने लगा। शांति की बहन की एक लड़की तारा थी। शांति ने तारा को बुला लिया। उसका पति 2 साल हुए मर गया था। प्रभा उसको बहुत चाहती थी, दोनों साथ साथ रहती थी। विजय बाबू के एक पत्र प्रतिदिन आने लगे। 1 महीने के बाद वे खुद भी आए। एक बार विजय आए तो करमवीर सिंह ने बोले, बाबूजी, अब तो मुझे वहाँ अकेले रहने में दुख होता है। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रभा को साथ ले जाता हूँ। करमवीर ने हंसकर कहा, क्या करोगे झंझट पालकर, और प्रभा के चले जाने पर हम लोगों को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। विजय बोला, विजय गोरखपुर लौट गए, मगर पहला साल गुजरते ही विजय का मन कुछ और होने लगा। पत्र में देर आने लगी। कभी कभी तो 2 हफ्तों तक कोई खत नहीं आता। यहाँ से बार बार खत जाने पर भी उत्तर ना आता तो यह कि पत्र लिखने का आजकल अवकाश नहीं मिलता। जब पत्र लिखने का यह हाल है तब आने की बात तो बहुत दूर थी। दूसरा साल पूरा बीत गया और 1 साल तक ना आए। प्रभा रात दिन चिंता में डूबी रहती। किसी अनिष्ट की चिंता उसे घुलाए डालती थी। दिन रात क्षीण होती जाती और आखिर खांसी और ज्वर से उसे घेर लिया और क्षय के लक्षण दिखाई देने लगे। क्षय का मतलब कैंसर। करमवीर सिंह से न रह गया। वह विजय को साथ लाने का पक्का इरादा करके गोरखपुर गए। देखा तो विजय के रंग ही निराले थे। रात दिन महफिल लगी रहती है, शबाब कबाब के दौर चलते हैं। विजय की यह दशा देखकर करमवीर सिंह ने समझाया, बेटा बदनाम हो जाओगे। तुम्हारा यह हाल देखकर प्रभा की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती है। तुम्हारा मेरे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। विजय ने सब कुछ सुना दिया, लज्जित हुआ और शीघ्र ही अपने को सुधारने का वचन दिया। मगर जब चलने का प्रश्न उठा तो तब बहाने करने लगा। अभी बहुत काम है, बहुत सा लगान बाकी पड़ा हुआ है, बार बार ऊपर से ताकीद हो रही है। अब चलिए, मैं दो ही 4 दिन बाद आऊँगा। करमवीर सिंह ने समझा कि वह सच्चे दिल से कह रहा है, लेकिन यह न समझे कि वह चकमेबाजी दे रहा है। थानेदार होकर भी वह सरल प्रकृति के मनुष्य थे। वे लौटकर आ गए। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, महीना निकल गया, पर विजय का आना न हुआ और ना ही कोई पत्र आया। प्रभा की आशा लता, जो पिता के आश्वासन से कुछ लहरा उठी, वह फिर मुरझाने लगी। एक दिन शांति ने कहा, रात दिन गिनने से तो फिर यही अच्छा है कि विजय के पास ही चलो। प्रभा उदासीन भाव से कहा, जिसने उन्हें 10 वर्ष पाला, अब वह उसी का अपमान किया तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। शांति बोली, तो फिर रो रो कर क्यों हलकान होती हो। भगवान की दया से तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं, रो रो कर क्यों प्राण देती हो। प्रभा बोली, अम्मा, मेरा रोना तो तभी बंद होगा जब प्राण निकल जाएंगे। ये सब सह सकती हूँ पर अपमान नहीं सह सकती। तारा बोली, मुझे तो विश्वास है तुम्हें देखकर उनका दिल पिघल जाएगा, देखने से मोहब्बत आ ही जाएगी। प्रभा ने विरक्त भाव से कहा, नहीं जी, उनका दिल अब वह नहीं रहा, मैं जाकर क्या करूँगी। हाँ, यहाँ आ जाते तो एक बार देख लेती। तारा बोली, जब उनका यह हाल है तब तुम्हें क्यों उनकी
रट लगाए हो। अगर पुरुष अपनी स्त्री के विषय में ऐसी बातें सुनता तो उसकी सूरत से भी घृणा करता और मरने मारने पर उतारू होता, मगर तुम फिर भी उन्हें एक बार देखना चाहती हो। प्रभा बोली, बहन, मेरा दिल ही ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वह चाहे मुझे भूल जाए, पर मैं उन्हें नहीं भूल सकती। उनको देखने की लालसा अंत तक मेरे हृदय को तड़पाती है। तारा बोली, फिर वहाँ जाती क्यों नहीं? प्रभा बोली, जाती इसलिए नहीं कि इसमें अपमान है। प्रभा बोली, चुपचाप लेटी हुई कभी कभी आंखें खोलती तो कभी मालूम होता है कि किसी को ढूंढ रही है। जब उसकी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती तब बेहोश हो जाती। शांति ने निर्मला से कहा, बहन, इनकी दशा देख रही हो। रोते रोते 5 वर्ष का ज़माना बीत गया। अब उसके जीने की कोई आशा नहीं है। निर्मला बोली, मैं तो गोरखपुर जाती हूँ। शांति बोली, मुझे उनके आने की आशा नहीं है। निर्मला, या तो उन्हें साथ लेकर आऊँगी या वहीं प्राण दे दूँगी। ऐसा निर्दयी लड़का मेरी कोख में न जाने कैसे आया। निर्मला उसी दिन गोरखपुर के लिए चल दी। दूसरी गाड़ी से लौटने का वादा किया था, पर आज 6 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटी। आखिर 7वें दिन संध्या के समय विजय और वह आए। प्रभा उठ बैठी, बोली, अम्मा अम्मा, क्या वे आ गए? जरा यहाँ बुला लाओ। विजय बाबू आए तो मगर प्रभा के सामने नहीं आ सके। प्रभा दोनों हाथ फैलाई थी, जैसे किसी से गले मिलना चाहती हो। शांति उसको खींचकर प्रभा के पास लाई। उन्हें देखते ही बोली, अम्मा, अपना पैर मुझे दो। अब मेरा अंत समय है, सिर रख लो। अब फिर ना रख सकूंगी। विजय बाबू पुतले की तरह खड़े हो रोते हुए और पागलों की तरह कहते हैं, हे प्रभा, तुम्हारा खूनी हूँ मैं पापी हूँ, चांडाल हूँ। मेरे पैर तुम्हारे छूने योग्य नहीं हैं। तुम स्वर्गलोक की देवी हो, मैं पापी हूँ। पापी और देवी का साथ कहाँ? मेरे पापों को माफ़ करो। प्रभा बोली, स्वामी, मैं दासी हूँ, मुझसे माफ़ी मांगना अन्याय है। अपना पैर मुझे दीजिए। विजय बोला, प्रभा, मैं खूनी हूँ। जब तुम क्षमा करो तभी मैं तुम्हारे समीप आ सकूँगा। प्रभा ने कहा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए क्षमा मांगती हूँ। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है। प्रभा बोली, थोड़ी देर तक आंखें बंद करके चुप रही। फिर बोली, स्वामी, अब देर न कीजिए। अपने दर्शन के लिए ही यहाँ ठहरी हूँ, आप देर न कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक नारी हृदय की। एक नारी का हृदय कैसा होता है इस कहानी में दर्शाया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। चंदा श्रीवास्तव, गुड बाय।